मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। हम आपको पढ़ा रहे थे, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वंशागति का मंडलीय आधार, जो हमारी यूनिट सेकंड का लेसन फर्स्ट था। आज हमारी यूनिट सेकंड का लेसन 2 है, जिसका नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ये आज हमारे चैप्टर का नाम है। सभी जानते हैं कि वंशागति क्या होती है, एक वंश से दूसरे वंश, एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होना तथा उसके वंशागत गुणों का उसमें आना। और अनुवांशिकी, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि हमें दिया किसने सिद्धांत मेंडल ने। तो मेंडल ने हमें बताया कि जेनेटिक्स क्या होता है, एक के गुण दूसरे में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से वह प्रभावी होता है और किस तरीके से वह अप्रभावी होता है। तो इसमें जो आज हमारी सबसे पहली हेडिंग है वो है गुणसूत्र, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोमल। जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोमल। तो सबसे पहले गुणसूत्र लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गुणसूत्र, लिखें ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित। ये कि सभी जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं और सभी जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब इनका जेनेटिक्स निर्माण होता है तो वह दोनों गुणसूत्र का मिलना आवश्यक होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। तो लिखें इसमें, तो आपकी रेफरेंस शुरू हो रही है, इसका नाम है गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो लिखें ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित, ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित कुछ धागे के आकार की रचनाएं हैं। इस तरीके से कुछ धागे की आकार की रचनाएं हैं। इस तरीके से धागे के आकार की रचनाएं हैं। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने, इसकी खोज का मतलब गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1876 में की थी। स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी तथा इसे गुणसूत्र शब्द नाम दिया था अगली लाइन से लिखेंगे, चेंज द पैराग्राफ। 1888 में वाल्डेयर, एक वैज्ञानिक थे, वाल्डेयर ने बताया, वाल्डेयर ने कोशिका अध्ययन करते हुए बताया, वाल्डेयर ने कोशिका का अध्ययन करते हुए बताया कि ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन हैं जो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं, जो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर दंडाकार, सर्पिलाकार, डंबुलाकार या तंतुनुमा हो जाते हैं। इसकी लंबाई 0.5 म्यू से लेकर 30 म्यू तक होती है। इसकी लंबाई 0.5 म्यू से लेकर 30 म्यू तक हो जाती है तथा इसका व्यास 0.3 से लेकर, इसका व्यास 0.2 से
म्यू तक का होता है। तो ये आपको सभी समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या है और इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो हमने जैसा आपको बताया कि सभी जीवों में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे मनुष्यों में इनकी संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है तथा ऑटोसोम्स की संख्या 22 यानी कि 44 होते हैं, 22 जोड़ी यानी कि 44 होते हैं। तो ये था आपका गुणसूत्र। अब हम डालेंगे हेडिंग गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन हेडिंग डालें। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, जिसे हम कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो लिखेंगे डीएनए कॉमा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए कॉमा हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के घटक हैं। डीएनए कॉमा हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के घटक हैं। गुणसूत्र के घटक हैं। ये दो प्रकार से भाग लेते हैं। ये दो प्रकार से भाग लेते हैं। इसे पिकोग्राम से मापते हैं। इसे पिकोग्राम से मापते हैं। हेडिंग डालेंगे गुणसूत्र की संरचना। हेडिंग डालेंगे गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गुणसूत्र की संरचना क्या है तथा ये किस प्रकार से है, तो सबसे पहले कैसे दिखाई देता है, तो हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता के द्वारा ये हमें दिखाई देते हैं। ये हमें दिखाई देते हैं जो निम्न प्रकार से प्रतीत होते हैं। जो निम्न प्रकार के प्रतीत होते हैं। नंबर 1 तनुत्व। नंबर 1 तनुत्व। लिखेंगे तनुत्व। हेडिंग डालेंगे तनुत्व। तनुत्व में लिखेंगे यह पतली झिल्ली, यह पतली झिल्ली सादृश संरचना होती है। यह पतली झिल्ली सादृश संरचना होती है तथा यह गुणसूत्र के आधार की तरह, तथा यह गुणसूत्र के आधार की तरह कार्य करती है। की तरह कार्य करती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे आधार द्रव्य। आधार द्रव्य। दूसरी हेडिंग डालेंगे आधार द्रव्य। आधार द्रव्य क्या है? लिखेंगे गुणसूत्र के अंदर भरे, गुणसूत्र के अंदर भरे सामंगी पदार्थ, सामंगी पदार्थ कॉमा जेली सदृश
तरल को जेली सादृश व अक्रिय तरल को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। यह संघनित होने में सहायता देता है। यह संघनित होने में, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा होने में, यह संघनित होने में सहायता देता है। नंबर 3 जानेंगे गुणसूत्रीय तंतु। गुणसूत्रीय तंतु। गुणसूत्रीय तंतु में लिखेंगे ये कुंडलित धागे समान, ये कुंडलित धागे समान दो क्रोमोटिड्स, ये कुंडलित धागे समान दो क्रोमोटिड्स या गुणसूत्रीय तंतु होते हैं, या गुणसूत्रीय तंतु होते हैं। इन पर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, इन पर थोड़े थोड़े अंतराल के साथ गहरे रंग के क्रोमोमियर्स, इन पर थोड़े थोड़े अंतराल के साथ गहरे रंग के क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिनकी संख्या निश्चित होती है। नंबर 14 लिखेंगे गुणसूत्रीय बिंदु। गुणसूत्रीय गुणसूत्रीय बिंदु। गुणसूत्रीय बिंदु क्या है, इसे समझेंगे। इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। ये पतले तंतुओं के रूप में दिखाई देता है। ये पतले तंतुओं के रूप में दिखाई देता है, जो तर्क तंतुओं से जुड़ा होता है, जो तर्क तंतुओं से जुड़ा होता है। हेडिंग डालेंगे द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन में लिखेंगे कुछ गुणसूत्र पर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा, कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान, जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान संरचना, गोल घुंडी के समान संरचना सैटेलाइट का निर्माण होता है। संरचना सैटेलाइट का निर्माण होता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है, उसका नाम है सैटेलाइट। अगला पॉइंट है सैटेलाइट। नोट करें सैटेलाइट। सैटेलाइट में लिखेंगे यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित, यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित बहुत छोटी एवं, यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित बहुत छोटी एवं गोलाकार संरचना होती है। छोटी एवं गोलाकार संरचना होती है। यह सूत्र नवस्यन ने 1912 में दिया था। यह सूत्र नवस्यन ने 1912 में दिया था।
इसके बाद अगला पॉइंट है जिसका नाम है अंतःखंड। 7 नंबर पॉइंट है जिसका नाम है अंतःखंड। अंतःखंड में लिखेंगे गुणसूत्रों के अंतिम सिरों या छोरों को, गुणसूत्रों के अंतिम सिरों व छोरों को अंतःखंड कहते हैं। छोरों को अंतःखंड कहते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है केंद्रिका संगठन। केंद्रिका संगठन। केंद्रिका संगठन, केंद्रिका संगठन में लिखेंगे केंद्रिक संगठन द्वितीयक संकुचन के वे क्षेत्र हैं। केंद्रीय संगठन द्वितीयक संगठन के वे क्षेत्र हैं जिनमें 58S, जिसमें 58S, 18S तथा 28S राइबोसोम्स को कोडित करने वाले जीन पाए जाते हैं। राइबोसोम्स को कोडित करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। तो ये था आपका क्रोमोसोम्स के रासायनिक संगठन तथा क्रोमोसोम की संरचना। तो हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स की संरचना होती है। तो स्ट्रक्चर के द्वारा तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर के द्वारा किस तरीके से क्रोमोसोम संरचना दिखाई गई और आपको हम इसे पूरी संरचना को दर्शा रहे हैं, जिसे आपको नोटबुक में इसे बना लेना है। देखिए ये संरचना बनी हुई है क्रोमोसोम्स की, जिसमें सबसे पहले पेलिकल है, बाहरी संरचना को कहते हैं। जो अंदर का भाग है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, तथा जो सांप जैसी संरचना गोलाकार घूमी हुई है उसे हम गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। जो इसमें आप लाइन से उभार देख रहे हैं उसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, तथा जिसमें आप बीच में बिंदु देख रहे हैं उसे गुणसूत्र बिंदु प्रथम संकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकार से द्वितीयक संकीर्णन है, जहाँ पर ये जुड़ता है जाकर उसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, तथा नीचे का जो भाग बनता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ये हमारी गुणसूत्र की संरचना थी। इसे आप भली भांति देख लीजिए और इसे आपको नोटबुक में बना लेना है। तो आप देख लें। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये संरचना है, जो बताया गया वो यहाँ पर था। ठीक है, तो आप देख ही चुके हैं और इसे आपको बनाना है। तो जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुणसूत्र के प्रकार, यानी गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है और इनके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और जो समझ में ना आए तो पूछ लीजिए।